हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज बेटा हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर का जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। शीत युद्ध का दौर ये कब से कब तक चला है? ये डेट है बेटा 1945 से 1991 के बीच ये शीत युद्ध का दौर चला था। यानी कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद शीत युद्ध शुरू हो गया दो महाशक्तियों के बीच। एक में सोवियत संघ था तो एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। और 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का पतन ना हो गया हो, ये चलता रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वास्तविक युद्ध ना हो परंतु युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहे। तो शीत युद्ध की मतलब क्या है? शीत युद्ध का मतलब बेटा कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर वास्तविक युद्ध ना हो परंतु युद्ध की स्थिति बनी रहे। हालांकि इसको हम वैचारिक युद्ध भी बोल सकते हैं, एक वैचारिक युद्ध। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, यानी दो महाशक्तियों के बीच विचारों को लेकर युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। तो ये आप शीत युद्ध के बारे में इतना याद कर सकते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वास्तविक युद्ध ना हो परंतु युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहे, यानी कि वैचारिक युद्ध। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध वास्तव में दो महाशक्तियों के बीच हुआ। तो दो महाशक्तियाँ कौन सी थी? एक तरफ सोवियत संघ था और एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। ये साम्यवादी समाजवादी के पक्ष में था, साम्यवादी समाजवादी जो भी आप लिखना चाहो, और ये पूंजीवादी के पक्ष में था, पूंजीवादी। तो अमेरिका पूंजीवादी और वो समाजवादी के पक्ष में था। ठीक है। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ और शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोवियत संघ यह साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। सोवियत संघ किस पे था? साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। तो अभी इसमें आपने सीखा कि शीत युद्ध का दौर क्या था। भाई शीत युद्ध के दौर में ये सारी घटनाएं घटी, यानी एक वास्तविक युद्ध नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध था और दो महाशक्तियों के बीच हुआ। ये 1945 में शुरू हुआ, 1991 में ख़त्म हुआ। और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो साम्यवादी थी और संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी थी। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। कारण, क्यों, क्या कारण थे शीत युद्ध के? शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। तो शीत युद्ध क्यों हुआ? अगर किस घटना ने शीत युद्ध को जन्म दिया तो उसका बेटा लॉजिक ये है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश महाशक्ति बनना चाह रहे थे। क्या बनना चाह रहे थे? महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी, यानी क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न थे। हालांकि अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया था नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। तीसरा पॉइंट है, दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों संपन्न थी। इनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के रक्त रंजित युद्ध की संभावना कम रह जाती है। तो शीत युद्ध आपको पता है जहाँ पे वास्तविक युद्ध नहीं होता, यानी खून खराबा कोई डायरेक्ट नहीं है, जो हमला डायरेक्ट नहीं हो रहा, ये होता है कि स्थिति बनी रही, विचार से रहा। दोनों देशों ने अपने हथियार बढ़ाए, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, पर दोनों ही लिखा ना, दोनों के पास इतनी शक्तियाँ थी, अगर एक भी युद्ध को शुरू करता तो दोनों देश को अपार हानि होती। फोर्थ पॉइंट है इसका बेटा कि एक दूसरे के उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाह रहा था। तो थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए बेटा शीत युद्ध का जन्म हुआ और दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता थी, यानी बहुत कंपटीशन था दोनों राष्ट्रों के बीच कि कौन दुनिया के सभी देशों को प्रभावित कर सके। तो शीत युद्ध के ये कारण थे। आगे बढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। हमारी बुक की जो शुरुआत होती है घटना की वो क्यूबा मिसाइल संकट से होती है। तो सबसे पहले इसकी डेट याद करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट जो घटना घटी वो 1962 में घटी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। इसकी हिस्ट्री क्या है क्यूबा मिसाइल संकट की? क्योंकि क्यूबा एक साम्यवादी द्वारा शासित देश है, यानी रूस की सोवियत संघ की प्रणाली द्वारा शासित देश है, लेकिन ये अमेरिका महाद्वीप के पास में सटा हुआ है। यानी कहा जाए कि अमेरिका है
ये आपका सोवियत संघ है, लेकिन क्यूबा यहाँ पे सटा हुआ है। तो बात इसकी मान रहा है सारी, लेकिन सटा हुआ इससे है। तो वही ना, दोस्त और दोस्त दुश्मन के काफ़ी करीब हो गए। तो ये पढ़ेंगे हम पॉइंट में कि अमेरिका से सटा हुआ छोटा सा साम्यवादी शासित देश है क्यूबा। इसके राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो। ये याद रखना है आपको, एक नंबर में आ सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्ट्रो थे। कौन थे? फिदेल कास्ट्रो। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने अपनी परमाणु मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी। यानी क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। ये भी आपको याद रखना है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ, अमेरिका और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अमेरिका से सटा हुआ छोटा देश था क्यूबा। ये अमेरिका मान लो आप, ये क्यूबा मान लो, और ये आपका रसिया मान लो। तो रसिया ने अपनी मिसाइलें क्यूबा में लगा दी, क्यूबा में तैनात कर दी। इससे अमेरिका को लगा कि भाई साहब ये हमला करना चाह रहे हैं हम पर, है ना, ये लगा था उनको। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें वहां से हटा ले और अपनी सेना को आदेश दिया कि जंगी जहाज़ों द्वारा सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। तो जब 3 हफ्ते बाद, ये नोट याद करना बेटा, 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला, 3 हफ्ते बाद, ये आपको नोट करना और याद करना इस पॉइंट में कि 3 हफ्ते बाद जब सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें क्यूबा पर तैनात कर दी, तो अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला कि क्यूबा में रूस ने या सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका महाद्वीप क्यूबा के निशाने पे आ गया। भाई उसके पास था, तो भाई अगर पास से हम कोई मिसाइलें दागेंगे तो देश तबाह हो सकता है। तो 3 हफ्ते बाद जब पता चला, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें वहाँ से हटा लें। और साथ में कैनेडी ने यह भी कहा अपनी सेना को कि जंगी जहाज़ों द्वारा सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। यानी सोवियत संघ के जो जहाज़ आए जा रहे हैं क्यूबा के पास, ये इनको रोकने के लिए भी अमेरिका ने, ये यूएसए है, इन्होंने जहाज़ों को आदेश दिया कि जाओ तुम रोको। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चरम बिंदु मतलब ये ऐसी घटना थी जब 2 देश बिल्कुल आमने सामने थे। यानी कि रूस की मिसाइलें क्यूबा में थी और क्यूबा अमेरिका के इतने पास सटा हुआ था कि युद्ध पूर्ण रूप से होने ही वाला था। ठीक है, तो बेटा ये क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए बन गया। ठीक है, दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के कगार पर थी, लेकिन भगवान की दया से युद्ध हुआ नहीं ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा कर लें। आपको पता ही होगा, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है इसके बारे में, 9वीं में भी पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान रहा। यानी 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल रहा। एक प्रश्न ये भी आता है कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे और ध्रुवी राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे। तो बता रहा हूँ आपको, ये द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस, अन्य देश भी थे, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण देश हैं। और ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान। तो ये आपको नोट करना है, सबको बच्चों को याद करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ है। ठीक है बेटा, और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, जबकि ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आगे पढ़ने वाले से दोस्तों एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हम वीडियो और अच्छी तरह बनाते रहें और आपको और घर बैठे ज्ञान देते रहें। तो आगे बढ़ते हैं शीत युद्ध के बाद। अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। देखो, आपने सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ ये पढ़ लिया, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत बेटा कैसे हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया था। तो ये आपको नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ, किन शहरों में बम गिराए गए। तो हिरोशिमा, नागासाकी पर बम गिराकर विश्व युद्ध को समाप्त किया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त को जहाँ पर गिराया गया उसका नाम फैट मैन था। जापान के घुटने टेकते ही, यहाँ पे टेकते आएगा बेटा, टेकते ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो शीत युद्ध क्या था? अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या था, तो क्या लिखेंगे इसको हम? तो शीत युद्ध है बेटा, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश साम्यवादी विचारधारा के साथ थे और पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लो अमेरिका महाद्वीप है और ये यूरोप है पूरा, और ये एशिया महाद्वीप है। तो यूरेशिया में सोवियत संघ आता है। तो जो पूर्वी और पश्चिमी ये बट गया यूरोप। तो पूर्वी यूरोप सारे रूस के साइड चले गए, यानी कि लिखा है यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा के, और पश्चिमी सारे अमेरिका के पूंजीवाद। तो ये लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और पूर्वी यूरोप साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गठबंधन। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अब दोनों शक्तियों के बीच चढ़ गया शीत युद्ध। तो शीत युद्ध जब छिड़ गया तो हर कोई चाहता अपनी शक्ति में इंप्रूव करना, बढ़ाना। तो गठबंधन बनाए गए काफ़ी मात्रा में। तो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया नाटो, इसको हम बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं का एक संगठन का रूप दिया। नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया गठबंधन है, जो कि अप्रैल 1949 में बनाया गया था। इसकी स्थापना में 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से, जब 12 देश शामिल थे बेटा, कि कोई भी देश किसी देशों में से एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर एक देश दूसरे देश की मदद करेगा। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शामिल सदस्य देशों की हेल्प करना। और उन्होंने घोषणा करी कि 12 देशों में से किसी पर भी अगर हमला हो तो 12 देश स्वयं पर हमला मानेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जो मेन उद्देश्य था नाटो का वो था अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। ये उद्देश्य को लेकर बनाया गया था। अब वार्सा, तो सोवियत संघ कहाँ पीछे रहने वाला? तो सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, कि जो देश नाटो में शामिल थे, नाटो अमेरिका का था और वार्सा किसका था? नाटो वर्सेस वार्सा, ये मान लो आप। तो वार्सा सोवियत संघ का था। तो वार्सा की स्थापना 1955 में हुई थी, उसकी 1949 में हुई थी। तो आपको डेट भी याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। फिर धीरे धीरे और भी गठबंधन बने बेटा। तो पश्चिमी गठबंधन, यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि पश्चिमी गठबंधन से आप क्या समझते हैं, तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम। और पूर्वी गठबंधन क्या है बेटा? पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। तो मैंने आपको भी बताया था कि यूरोप है, तो यूरोप के पूर्वी वाले सोवियत संघ के पाले में, पश्चिम वाले यूएसए के पाले में। तो इस तरीके से इनको पूर्वी गठबंधन कहते हैं। जो इनमें देश शामिल हैं बेटा वो हैं कौन कौन से? पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है, ये देश शामिल है। तो अगला टॉपिक है हमारा, ये इसको हम नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सैन्य गठबंधन। तो अमेरिका ने कौन कौन से गठबंधन बनाए बेटा? नाटो, सीटो, सेंटो। ये याद रखना है कब कब बना, ये भी लिखा हुआ है कि सैन्य गठबंधन क्यों बनाते थे भाई? क्योंकि शीत युद्ध था। शीत युद्ध अगर मान लो वास्तविक युद्ध हो जाता तो हर देश को पावरफुल होना था। तो हर महाशक्ति ने अपने को और शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ देशों के साथ दोस्ती करी, उनसे गठबंधन बनाए। तो इसे कहते हैं सैन्य शक्ति संगठन। तो नाटो, सीटो, सेंटो अमेरिका और वार्सा 1955 में सोवियत संघ द्वारा संधि की गई। दायरे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा में आता है बोर्ड के कि शीत युद्ध के दायरे क्या रहे हैं। 6 पॉइंट है, आपको बता रहा हूँ। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। आपको पता है बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, लेकिन जर्मनी 2 भागों में बंट गया था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। 1950 में कोरिया संकट आया था बेटा, तो ये शीत युद्ध के दायरों में शामिल होगा। कोरिया संकट 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, क्यूबा मिसाइल संकट आप पढ़ ही चुके हैं, और गुटनिरपेक्ष देशों का उदय
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शीत युद्ध ने गुट निरपेक्षता को जन्म दिया, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिसमें शामिल थे, फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। वो 5 देशों के राजनेताओं ने मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था, वो भी बताऊंगा मैं आगे उसके बारे में। फिलहाल हम शीत युद्ध के दायरों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये दायरे हैं शीत युद्ध के बेटा। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरों एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो क्या कदम उठाए गए बेटा? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कोई भी परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा जल, वायु और आकाश में। परमाणु अप्रसार की परमाणु की और आगे और मिसाइलें नहीं बनाएंगे। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी की गई थी। तो ये बस कुछ संधियां हैं जिन्होंने हथियारों की होड़ को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बताओ कि दोनों महाशक्तियों ने कैसे हथियारों को या घातक हथियारों को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करे, तो वे आप लिख सकते हैं। चलो, अब जो मेन टॉपिक है आपका गुट निरपेक्षता, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे। तो गुट निरपेक्षता 5 देशों के राजनेताओं ने मिलकर किया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है सभी गुटों से अपने आप को अलग रखना। पहले तो मतलब कुछ लोग कहते हैं तटस्थता, यानी अलग रहना। तो अलगपन नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है सभी गुटों से अपने आप को अलग रखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया, जो 2 ध्रुवीयतों में बटे देशों को से अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति। ये याद करना बेटा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विश्व शांति। तो इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, यानी कि जो अफ्रीका और एशिया के नए देश स्वतंत्र हुए। पता 1945 के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, जिसमें हमारा भारत शामिल है, लंका शामिल है, चाइना भी शामिल है। तो एशिया और अफ्रीका के 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए, उन देशों को किसी भी गुट में शामिल ना होने से बचाने के लिए गुट निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ठीक है, तो स्थापना कब हुई तो देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना सन 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, ये नेताओं के नाम याद रखने बेटा आपको, कि 1956 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन इसका। ठीक है, तो 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो नए देश आज़ाद हो रहे हैं उनको कैसे 2 शक्तियों के पाले में से बचाएं। तो फिर 1961 में पहली बार मीटिंग हुई। तो 1961 से हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन चालू है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है एक शहर बेलग्रेड, तो बेटा याद रखना बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में इन 5 नेताओं ने मिलकर इसको जन्म दिया। किसको? गुट निरपेक्ष आंदोलन को। तो किस देश के क्या शामिल थे लिखा हुआ बेटा, याद करना आपको कि जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया के, जवाहरलाल नेहरू भारत के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, सुकर्णो इंडोनेशिया के, वाना नक्रुमा घाना के। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, और इसमें 25 सदस्य देश शामिल थे। और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के 14वें शिखर सम्मेलन में 166 देश थे, और 2019 तक तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ एक तीसरी शक्ति नहीं है, ये कोई तीसरी शक्ति नहीं, बल्कि ये 2 शक्तियों से जो नए देश आज़ाद हो रहे थे उनको घुसने से बचाने का एक आंदोलन है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन ने कोई नई शक्ति के रूप में जन्म लिया? तो हम ये लिखेंगे कि नहीं, ये सिर्फ उन देशों का संगठन है जो नए आज़ाद हुए थे। ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है सीमित परमाणु परीक्षण संधियाँ। तो ये देखो बेटा कि कैसे कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ की गई, जिसमें नंबर 1 था कि वायुमंडल सीमित परमाणु अप्रसार संधि 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर को लागू हुआ। ये क्या था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष या पानी के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसे बोलते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि। दोनों महाशक्तियों ने इस पर साइन किए ताकि हथियारों की होड़ कम हो सके। एक परमाणु अप्रसार संधि है बच्चों, इसमें क्या था कि एटमी हथियार रखने वाले देशों को अनुमति देता है खाली ये,
बाकी देशों को ऐसा करने से रोकती है। यानी केवल जिनके पास परमाणु हथियार है उन्हीं के लिए ये रूल है, अन्य देशों के लिए नियम था कि कोई भी हथियार नहीं बनाएगा। तो इसमें शामिल कौन कौन से देश थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जो कि वीटो पावर के देश भी हैं। ये इनके पास वीटो पावर भी है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता क्या है कि जो अस्त्र बन गए उनका क्या किया जाए? तो जो अस्त्र बन गए उनको कम करना, यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण 1969 में हुआ था, नवंबर में। समझौते क्या थे बेटा? कि परमाणु को मिसाइल का वो नहीं करेंगे हम, और टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्टिंग बंद करेंगे, और घातक हथियारों के बारे में कि भाई इतनी मात्रा में घातक हथियार बनाने, इतनी मात्रा में नहीं बनाने। तो इस पर समझौता हुआ। सेकंड में भी ये हुआ कि कैसे घातक हथियारों को कम किया जा सके। ये सब घातक हथियारों और जितने भी बेटा ये वार्ताएं हुई या जितने भी संधियां हुई, ये दो देशों के बीच ही हुई, सोवियत संघ अमेरिका, सोवियत संघ अमेरिका, बस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और एक टॉपिक रह गया बच्चों, वो बता रहा हूँ कि बड़े देश छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाते थे। बेटा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि बड़े देश यानी कि शक्तिशाली देश छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाते थे। एक प्रश्न भी आता है अक्सर परीक्षा में, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। तो ये 4 पॉइंट है। नंबर 1, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों यानी कि तेल और खनिज पर अधिकार करने के लिए। भू क्षेत्र जहाँ से महाशक्तियाँ यानी जमीन पर कब्जा करने के लिए, संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए, सैनिक ठिकानों के लिए, और आर्थिक मदद लेने के लिए, देने के लिए नहीं, लेने के लिए। जैसे तेल और खनिज हो गया इसमें, और ताकि यहाँ महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके भू क्षेत्र का प्रयोग करके। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ जासूसी कर सकें, जैसे क्यूबा सैनिक ठिकाना था रूस का यानी सोवियत संघ का। और आर्थिक मदद के लिए, जैसे कि इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया, तो जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे का वहन कर सकें। और सब 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, ताकि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कि जिसके जितने दोस्त होंगे वो शक्तिशाली माना जाएगा। एक और टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति। वो आपको बताता हूँ मैं पाठ्य पुस्तक में से। ये बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये किन देशों के लिए थी? तीसरी दुनिया के देश। अब तीसरी दुनिया के देश आप पूछोगे, पहली दुनिया के आएंगे पूंजीवादी यानी कि पश्चिमी, अमेरिका वगैरह। दूसरी दुनिया के आते हैं पूर्वी यानी कि साम्यवादी, जैसे कि संयुक्त सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप। और थर्ड दुनिया में आते हैं जो नव स्वतंत्र देश हैं, एशिया अफ्रीका के देश, वो आएंगे, ठीक है, नव स्वतंत्र देश। तो ये तीन दुनिया थी, पूंजीवादी, साम्यवादी और नव स्वतंत्र एशिया अफ्रीका के देश। तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को हम अंकटाड भी कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने 1972 में हेल्प कर दी इसके बनाने में। तो क्या रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों को उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोन पश्चिमी। तो रूल बनाया गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके संसाधनों पर उन्हीं का होगा कब्जा। पहले तो पश्चिमी देश क्या करते थे, जैसे इंडिया के क्षेत्रों पर कब्जा ब्रिटेन ने कर रखा था, तो वैसा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यानी कि जैसे इंडिया का सामान पूरे वर्ल्ड में बिकता है, तो अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा, जैसे इंडिया में हो रहा है। पश्चिमी देशों से मंगाई जाने वाली टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, जैसे 5G हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब क्या है, पश्चिमी देशों जो टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही है उसकी जो लागत होगी बेटा वो कम होगी। और अंतिम पॉइंट है कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी, यानी कि जो छोटे छोटे देश हैं वो भी इंटरनेशनल मामले में अपने आर्थिक विकास को योगदान दे सकते हैं। इस तरीके से हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।